इस बीच प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनिए। अभी 4 दिन पहले राहुल जी ने कहा कि किसी न किसी मंच पर जल्दी ही प्रधानमंत्री जी रोएंगे। कल रोए वो, देखा आपने कि नहीं? कल जब रोए तो मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री जी रो दिए, बड़ा भावुक हो गए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा किसी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये हुनर आता है उन्हें। कलाकारी में, अदाकारी में कोई जवाब नहीं। अमिताभ बच्चन जी तो बहुत छोटे कलाकार हैं उनके सामने, अदाकार हैं वो। मैंने देखा है उनको पार्लियामेंट में, सुना है उनके सामने बैठ करके उन्हें। लेकिन इतना जान लो मुंबई वालों कि इस चुनाव में किसी भी कीमत पर भाजपा सरकार में नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। और अगर भाजपा नहीं आ रही है तो जो जोड़ तोड़ के उनके सहयोगी हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार हैं। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए। हमने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। हमने देखा है किस तरह से उन्होंने समझौता किया, किस तरह से राज्य की अस्मिता के साथ समझौता किया। ऐसे में ये लोकसभा इस बात का सबूत पेश करेगी, अनिल देसाई साहब को एक एक वोट मशाल के सामने वाला बटन दबा करके देगी, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ एक लोकसभा में चुनाव हरवाना जितवाना नहीं है। हमारा मकसद दिल्ली की गद्दी से भाजपा की विदाई है, एनडीए की विदाई है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि देश का हर वो राज्य उठा करके देख लीजिए जहां भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, हर उस राज्य में भाजपा आधे से ज्यादा सीटें हारने जा रही हैं। मैं पूरे देश में होके आ रहा हूं, पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ, उत्तर भारत में भाजपा हाफ। कुल मिलाकर के 150 से 180 के बीच में आंकड़ा रहना है। ऐसे में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने कहा ना, अनिल भाई से मेरी मुलाकात तब हुई जब मैं राज्यसभा में शपथ लेने के लिए गया। मुझे लगा एक पढ़ा लिखा विनम्र इंसान, शराफत जिनके चेहरे पर है, वो राज्यसभा में आपके राज्य की नुमाइंदगी करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे। और इस बार इंडिया गठबंधन ने, उद्धव ठाकरे साहब ने उनको यहां पर लोकसभा का प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं अपने कांग्रेस के तमाम साथियों से ये कहने आया हूं, अपील करने आया हूं, और खास तौर से उत्तर भारत के तमाम साथियों से ये अपील करने आया हूं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। कोई कितना भी हिंदू मुसलमान करे, मंदिर मस्जिद करे, उससे कह दो कि नहीं, ये सारे भाषण अपने पास रखो, हमें इस बार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाना है। हम उसके लिए वोट करेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि अगर इस बार चूके तो शायद फिर कभी नहीं। 2024 में चूकने का मतलब है आने वाले सालों में देश में चुनाव होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव आखिरी मान करके वोट करने जाइए, और जब घरों से निकल करके जाइए और मशाल के सामने वाला बटन दबाइए तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपका वोट सिर्फ अनिल देसाई जी को जाएगा। नहीं, आपका वोट अनिल देसाई के साथ साथ मोहब्बत के उस मसीहा को जाएगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका एक एक वोट डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जाएगा। आपका एक एक वोट सोनिया गांधी जी को जाएगा। आपका एक एक वोट प्रियंका गांधी जी को जाएगा। आपका एक एक वोट उद्धव साहब ठाकरे जी को जाएगा। आपका एक एक वोट शरद पवार साहब को जाएगा। आपका एक एक वोट
भाई इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका एहसान होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। मुझे पता है आप इस शदीद गर्मी में खड़े हैं, मैं भी पसीने पसीने होकर के यहां खड़ा हूं। इसलिए यहां पसीने पसीने होकर खड़ा हूं कि दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए शहंशाह के पसीने छुड़वाने हैं, इसलिए क्योंकि ये चुनाव, मैंने कहा ना, बहुत जरूरी चुनाव है। बहुत सारे लोगों ने साजिशें की और उन्होंने सोचा कि हम नेताओं को तोड़ लेंगे तो शिवसेना समाप्त हो जाएगी, नेताओं को तोड़ लेंगे तो एनसीपी समाप्त हो जाएगी, नेताओं को तोड़ लेंगे तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। नहीं, मैं तो भाजपा के लोगों से कहूंगा कि देखो, देश भर में, देश के हर राज्य में उठा के देखो। तुम नारा लगाते थे कांग्रेस मुक्त भारत का, आज उठा करके पूरे देश में देखो इंडिया अलायंस की आंधी चल रही है। इंडिया अलायंस के गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए पूरे देश में जो जनसैलाब उमड़ रहा है, वो ये बता रहा है कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र, कोई भी राजनीतिक साजिश जनता का मन नहीं बदल सकती है, और महाराष्ट्र इस बात का सबूत है। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो यूनान जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। जब वो शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक आदमी सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस आदमी के पास गया और उसे जोर की एक लात मारी, और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, पूरा शहर जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। तो उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या ऊपर वाले के दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक लात मारने वाले के हाथ में दे दी है? तो मुंबई वाले बताओ मुझे, लात तो हमको आपको भी पड़ी ना। महंगाई की लात पड़ी, नोटबंदी की लात पड़ी, जीएसटी की लात पड़ी, कारोबार बर्बाद कर दिया गया। फिर कोरोना के दौरान ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया गया, ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया गया कि जिनके बनाए हुए वैक्सीन हमारी आपकी रगों में दौड़ रहे हैं, और कब कौन किस जिम में, कब कौन किस जगह वर्कआउट करता हुआ, कहां चलता हुआ दम तोड़ दे रहा है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। मैं पार्लियामेंट में खड़ा हुआ जब मैंने इस तरह की तस्वीरें देखी थी कोविड के वैक्सीन के लगने के बाद, तो मैंने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया। मैं हेल्थ कमेटी का सदस्य हूं, मैंने वहां यह मुद्दा उठाया कि अब 20-20 साल के नौजवान हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इस पर एक जांच कमेटी बननी चाहिए। लेकिन जांच कमेटी कैसी बनती जब इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर वैक्सीन का ठेका देने से पहले ही 50 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा लिया गया, तो कमेटी बनती कैसे? और अब तो लंदन में कोर्ट में कंपनी ने यह माना कि हां, वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। मुझे बताओ मुंबई वालों, ये हमारी आपकी जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? मैं कांग्रेस पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य हूं। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कह रही है कि सरकार बनते ही ये 5 किलो अनाज देते हैं, हम 10 किलो अनाज देंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जैसे ही सरकार बनेगी हम फर्जी आंकड़े नहीं देते, हम 30 लाख नौकरियां देंगे नौजवानों को। और यहां महिलाएं बैठी हैं, माएं बहनें बैठी हैं। हमारी पार्टी कह रही है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम हर गरीब परिवार की महिला के अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपया सालाना देंगे। ये हमारा वादा है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये चुनाव, ये सोच करके घरों से बाहर निकलिए कि ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है।
एक तरफ भाजपा और उनके सहयोगियों के, शिंदे साहब के नेताओं के झूठे भाषण हैं, और एक तरफ इंडिया गठबंधन की सच्ची बातें हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का झूठ है, एक तरफ उद्धव साहब ठाकरे और राहुल गांधी की सच्ची बातें हैं, एक तरफ उनके नेताओं के फर्जी वादे हैं, और एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं के संविधान बचाने के दावे हैं। आपको यह तय करना है कि आपको नरेंद्र मोदी की सरकार बचानी है या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाना है। फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। भाजपा के नेताओं और आपके यहां जो सरकार चल रही है उनके नेताओं के झांसे में मत आना। वो भाजपा के एक मंत्री जो है वह एक गांव में पहुंचे, बड़ा मजे का 1 मिनट का एक वाकया सुनिए। गांव में पहुंचे और पहुंच के उन्होंने गांव वालों से कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव के लोग भोले भाले थे, वो इकट्ठा हो गए। मंत्री ने कहा बताओ, 2 समस्या बताओ, आज हम तुम्हारी समस्या समाप्त करेंगे। गांव वालों ने कहा साहब हमारी 2 समस्या है। पहली है कि हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो मंत्री जी ने अपना मोबाइल निकाला, झूठ देखिए किस तरह परोसते हैं। अपना मोबाइल निकाला, पता नहीं कौन सा नंबर डायल किया और फिर लगे डांटने कि इस गांव में मुझे कल तक हॉस्पिटल चाहिए, इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, मैं गांव में आया हुआ हूं। यह कहकर के फोन रख दिया और गांव वालों से कहा मैंने तुम्हारी पहली समस्या समाप्त कर दी, कल तक हॉस्पिटल खुल जाएगा। दूसरी समस्या बताओ। गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं। यह है भाजपा की राजनीति, यह है उनके साथियों की राजनीति, सिर्फ झूठ और झूठ। आपकी जेब में जो रहा, जो पैसा पहले था वो भी ले लिया गया। नोटबंदी याद है ना? यहां माएं बहनें बैठी हैं, आपने अपने घर वालों से छुपा करके पल्लू में बांध के रसोई में आटे के डब्बे में जो 500 की 100 की नोट रखी हुई थी ना, मोदी जी एक दिन रात के 8 बजे चैनल पर आए, बोले भाइयों बहनों आज से ये पैसे कागज के रद्दी हैं, इनको लाइए बैंक में जमा कर दीजिए। सारा का सारा पैसा जो आपने अपने घर वालों से छुपा करके बचा करके रखा था कि किसी मुसीबत में परिवार के काम आएगा, उसे बैंक में जमा करा लिया और फिर टेम्पो भर भर के किसको दिया कुछ पता नहीं है। और अब तो आजकल उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि अडानी और अंबानी तो कांग्रेस को टेम्पो भर के पैसा दे रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आपके पास ईडी है, सीबीआई है, सारी एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स है, कब जांच करवाइएगा ये टेम्पो में जो भर के पैसा आ रहा है। अगर आप जांच नहीं करवा सकते तो जिस दिन आपने ये बात कही कि अडानी और अंबानी कांग्रेस को टेम्पो भर के पैसा दे रहे हैं, दरअसल उसी दिन भाजपा के हारने की शुरुआत हो चुकी थी और आधिकारिक घोषणा हो चुकी थी। ये आपका डर बोल रहा था। प्रधानमंत्री जी इंडिया गठबंधन के नेताओं को कहते हैं कि ये तो शहजादे हैं। वो कभी राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, कभी उद्धव साहब ठाकरे को शहजादा कहते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, एक इंसान 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला जिसका नाम राहुल गांधी है, एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में लाखों लोगों को गले से लगाता हुआ एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वो इंसान 4000 किलोमीटर चला और आप उसे शहजादा कहते हैं। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो ऐसे शहजादों को हम पलकों पर बिठाएंगे जो आम लोगों को गले से लगाता है। और एक तरफ आप खुद को फकीर बताते हैं। भाई कैसा फकीर जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, मोबाडो का चश्मा पहनता है, मोबाडो की घड़ी पहनता है और 8,500 करोड़ के जहाज में दुनिया घूमता है। फकीर ऐसे होते हैं। देश तय करेगा कि शहजादा कौन है और फकीर कौन है। मैं तो आपके बीच में ये कहने आया हूं मेरे भाई कि अनिल देसाई हमारे अपने हैं। अनिल देसाई साहब इंडिया गठबंधन के मजबूत प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं तो इसलिए अपना दामन फैलाने आपके बीच में आया हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आए और ये तय हो कि दिल्ली की गद्दी पर इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बैठेगा, वो प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहा हो तो एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़े हो, एक तरफ अनिल देसाई खड़े हो, तब मुझे लगेगा कि वो सपना साकार हुआ है। मैं उस सपने को पूरा करने के लिए यहां आया हूं और ये चुनाव ही
तय करेगा कि आने वाले दिनों में जनमत लूटने वालों की महाराष्ट्र में क्या दुर्गति होगी। क्योंकि साल भर, 1.5 साल बाद, साल भर भी नहीं बीतेगा, यहां भी तो चुनाव होंगे। तो दिल्ली का चुनाव न सिर्फ दिल्ली की गद्दी का फैसला करेगा, बल्कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति का भी फैसला करेगा। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन मोहब्बत के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है। हम नफरत की बात नहीं करते, हम नफरत की राजनीति नहीं करते, हम आपसे मोहब्बत के नाम पर, प्यार के नाम पर, प्रेम के नाम पर, आपसी भाईचारे के नाम पर वोट मांगने आए हैं। और यहां जितने साथी खड़े हैं उत्तर भारत के मेरे, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि इस चुनाव में शिद्दत से पार्टिसिपेट करिए। अनिल देसाई साहब की जो मशाल है, इसकी लौ को और बढ़ाइए, क्योंकि जब तक दुनिया में आप क्रांति की कोई भी उम्मीद करेंगे तो बिना मशाल के क्रांति नहीं हो सकती है। तो इस क्रांति के लिए आप सबको साथ आना पड़ेगा।